Hello everyone. Good afternoon, dear students. Very good afternoon to all of you. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर हम लोग कुछ सूत्रकृमि विज्ञान, कुछ पादप रोग विज्ञान और कुछ कीट विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस IBPS, AFO, MPRHEO, UPSSC, AGTA, राजस्थान प्री पीजी का जो एग्जामिनेशन है, RPSC W का एग्जाम है, बिहार AG कोऑर्डिनेटर का एग्जाम है और अन्य जितने भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब लोगों का स्वागत है आपका एग्रीकल्चर विद ललित सर यूट्यूब चैनल पर। और लेट अस कंटिन्यू टुडे सेशन एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लूज स्मट ऑफ बार्ले। जौ का लूज स्मट कैसी बीमारी है? पहला है इंटरनली सीड बॉर्न है, 2 नंबर है एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, 3 नंबर है सॉइल बॉर्न है और डी नंबर ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। चलिए बताएंगे आप लोग कि कैसी बीमारी है भाई। सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। देखिए भाई, लूज स्मट ऑफ बार्ले पूछा है, जो के अंदर यानी कि लूज स्मट कैसी समस्या है। देखिए राइट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचने का ट्राई करते हैं। लूज स्मट ऑफ बार्ले की अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर देखें, ये है आपका इंटरनली सीड बॉर्न। क्या है? इंटरनली सीड बॉर्न। देखो लूज स्मट के अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो मेम्ब्रेन होती है, स्पोर के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, ये आपकी सीड के आप लोग कह सकते हो चारों तरफ ये ऐसे कवरिंग रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटर कर जाता है इसके अंदर और इसके एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाता है। तो ये होता है आंतरिक सीड बॉर्न यानी कि अंतः रूप से बीज जनित। एक्सटर्नली सीड बॉर्न बाह्य बीज जनित। तो आपकी कवर्ड स्मट की जो समस्या है, इसके अंदर क्या रहती है, आउटर कवरिंग रहती है। आउटर कवरिंग के अंदर पैथोजन जा नहीं पाता है, इसलिए इस बीमारी को क्या बोल देते हैं, कवर्ड स्मट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कवर्ड स्मट बोल देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं, LICE यानी कि लूज स्मट इंटरनली सीड बॉर्न है, कवर्ड स्मट एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। लेकिन 2 एक्सेप्शन आप लोग यहां याद रखेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल ठीक है सर कि A नंबर होगा, इंटरनली सीड बॉर्न। लेकिन बाजरा के अंदर अगर मैं स्मट की बात करूं, बाजरा के अंदर जो स्मट बीमारी है वो आपकी कैसी है सर, सीड बॉर्न सॉइल बॉर्न है। कैसी है? सारी की सारी स्मट मोस्टली सीड बॉर्न होती है, लेकिन बाजरा की स्मट कैसी है सर, सॉइल बॉर्न है। कैसी है? सॉइल बॉर्न है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेंगे, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। याद रखना भाई, ये एक्सेप्शनल केस है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और एक बात, सारे के सारे लूज स्मट बार्ले के अंदर तो हमने पढ़े इंटरनली सीड बॉर्न है, लेकिन जवार के अंदर, जवार का जो लूज स्मट है ये सर आपका एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। ये कैसा है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से एक्सेप्शनल केसेस से क्वेश्चन आते हैं। जवार का पूछ ले लूज स्मट तो एक्सटर्नली है, अगर बार्ले का लूज पूछ ले इंटरनली है। सारे स्मट सीड बॉर्न होते हैं, लेकिन बाजरे का स्मट पूछ ले तो कैसा है सर, सॉइल बॉर्न है। कई सारे क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। ये वाली ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका A नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टुंडू डिजीज। कौन सा? टुंडू डिजीज, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, येलो ईयर रोट कहते हैं गेहूं का। ये आपका क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई जो होता है, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई एक क्या है, बैक्टीरिया है। क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई एक क्या है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। ये जीवाणु कौन से ऐसे निमिटोड के साथ एसोसिएशन कर लेता है और क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। तो कौन सा ऐसा निमिटोड है, कौन सा ऐसा निमिटोड है जिसके साथ एसोसिएशन करेगा ये बैक्टीरिया?
ए नंबर ऑप्शन है हेटेरोडेरा निमेटोड के साथ, बी नंबर है अमोनिया ट्रिटिसाई के साथ, सी नंबर है मेलाइडोगाइनी के साथ, और डी नंबर है आपका प्रेटाइलेंकस के साथ। तो गेहूं में होने वाला टुंडू बीमारी या जिसे अपन येलो ईयर रोट बोल देते हैं, ये किसके साथ एसोसिएशन के कारण डिजीज डेवलप करता है? दीजिए राइट आंसर। जितने भी विद्यार्थी चैनल पर लाइव हैं, देख ना पा रहे हैं चैनल को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, तो उन सब को आप लोग ये चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और अपन अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग जो है के लिए लाते रहें, ठीक है, क्योंकि यही मोटिवेशन होगा मेरे लिए सबसे बड़ा। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर की बात करें तो ये राइट आंसर होगा सर इसका एंग्विनिया ट्रिटिसाई। देखो ये क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया प्लस निमेटोड के एसोसिएशन के कारण, बैक्टीरिया निमाटोड इंटरेक्शन के कारण डेवलप होने वाली डिजीज है, बैक्टीरिया निमेटोड इंटरेक्शन। इसमें सर बैक्टीरिया तो हमने पढ़ लिया, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई है। निमेटोड की अगर हम लोग बात करें तो वो है एंग्विनिया ट्रिटिसाई, एंग्विना ट्रिटिसाई। तो एंग्विना ट्रिटिसाई के साथ मिलकर के ये क्या करता है भाई, आपका टुंडू डिजीज पैदा करता है। राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द निमेटोड लैक ऑर्गन फॉर, निमेटोड में किन अंगों की कमी होती है? ये कहता है सर इनमें सर्कुलेशन परिसंचरण अंगों की कमी होते हैं, ये कहता है सर इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कमी होती है, ये कहता है इनमें दोनों की कमी होती है, ये कहता है इनमें यानी कि उत्सर्जन अंग जो होता है उसकी कमी होती है। तो निमेटोड में किस प्रकार के अंगों का अभाव देखने को मिलता है? दीजिए राइट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, निमेटोड की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तभी क्लियर हो जाता है हमारे। बताओ भाई। थोड़ा सा अभी हमने चैनल का शुरुआत ही किया है, जैसे जैसे हम लोग क्लासेस लेके आते रहेंगे, यानी कि एग्जाम स्पेसिफिक लेक्चर भी रहेंगे हमारे, और बेसिक यानी कि 0 to इंफिनिटी सीरीज चलेगी, जिसके अंदर हम लोग हर एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस किया करेंगे, ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलो राइट आंसर की बात करेंगे। राइट आंसर की बात करें तो निमेटोड के अंदर देखो भाई सर्कुलेटरी ऑर्गन भी नहीं पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर वास्तविक यानी कि सूडोसिलोम इसमें प्रेजेंट होता है, वास्तविक सिलोम इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसमें रेस्पिरेशन का भी अभाव होता है। तो निमेटोड जो होता है सर हम लोग बोलते हैं ट्रिब्नोब्लास्टिक होता है, सूडोसिलोमेट्रिक होता है, और जिसके अंदर सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का अभाव पाया जाता है, और बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा संरचना होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नीमाटोड्स कहते हैं। नीमा प्लस ओइकस से मिलकर के मिला है, नीमा का मतलब है आपका थ्रेड और ओइकस का मतलब है यानी कि लाइक। तो ऐसी धागेनुमा संरचना जो ट्रिब्नोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमेट्रिक है, और जिसके अंदर आपका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी अंगों का अभाव पाया जाता है, क्या कहलाता है, सूत्रकृमि या निमेटोड कहलाता है। राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैक्टीरिया विच हैव ए large number of flagella all over the cell is categorized in, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी कोशिकाओं में बड़ी संख्या में फ्लैजिला मौजूद है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? उसे कौन सा बैक्टीरिया कहते हैं? फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। ए नंबर है हमारे पास एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, बी नंबर हमारे पास है उसे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, सी नंबर हमारे पास है उसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, और डी नंबर है सर हमारे पास कि उसे पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। बताओ राइट आंसर दे देंगे फटाफट से कि कौन सा होगा। बड़ी संख्या में फ्लैजिला मौजूद हैं, उसे क्या कहा जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं, बता दे मैं फटाफट से।
बताओ लोग। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। बड़ी संख्या में फ्लैजिला मौजूद है, एक बैक्टीरिया जिसकी कोशिका के अंदर, है ना, ऑल ओवर द साइड प्रेजेंट है, लिखा है ना ऑल ओवर द साइड। एक बैक्टीरियल सेल्स है ये हमारी, मान लेते हैं। ये कहता है इसके चारों तरफ ऑल ओवर द साइड क्या मौजूद है, फ्लैजिला मौजूद है। तो ये सर आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेरीट्राइकस। पेरीफेरी चारों तरफ पर क्या मौजूद है, फ्लैजिला मौजूद है। राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। एट्राइकस, एट्राइकस ऐसी बैक्टीरियल सेल्स जिनके अंदर कोई भी फ्लैजिला मौजूद नहीं है, सीधा होता है, फ्लैजिला पाया ही नहीं जाता है, क्या कहलाती है, एट्राइकस कहलाती है। जिसमें फ्लैजिला मौजूद ही नहीं होते, जिसमें फ्लैजिला मौजूद ही नहीं होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, एट्राइकस। एम्फीट्राइकस जिनमें दोनों साइड में आपका एक एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, एक एक फ्लैजिला मौजूद होगा, दोनों साइड होगा, एम्फीट्राइकस है। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस को आप लोग कह सकते हो कि एक साइड के अंदर ही मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ फ्लैजिला किसी सिंगल एंड के ऊपर मौजूद है, वो आपका लोफोट्राइकस कहलाएगा। पेरीट्राइकस यानी कि ऐसा जिसमें चारों तरफ मौजूद है। राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताएंगे सब लोग। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, मैड काउ जो बीमारी है, रोग है, वो किसके कारण होता है। ये कहता है भाई वीरियोन के कारण होता है, ये कहता है प्रियोन के कारण होता है, ये कहता है बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये कहता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एमएलओ के कारण होता है। बताओ भाई, बताओ राइट आंसर बता दो। मैड काउ रोग आईबीपीएस एएफओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आईबीपीएस एएफओ के अंदर अभी से जस्ट जो पीछे वाला एग्जाम था, यानी कि 23-24 का जो एग्जामिनेशन था आईबीपीएस एएफओ का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि मैड काउ रोग किसके कारण होता है। बताओ। मैड काउ रोग किसके कारण होता है। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। देखो मैड काउ जो बीमारी है वो आपका प्रियोन के कारण होता है। क्या होता है, प्रियोन के कारण होता है। वायरस का पार्टिकल विरियोन हो जाता है। प्रियोन आपका होता है प्रोटीन की इनफोल्डिंग के पश्चात बनते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। अकेला किसकी इनफोल्डिंग रहती है, प्रोटीन की इनफोल्डिंग रहती है, और किसका निर्माण होता है, प्रियोन। और प्रियोन के कारण होने वाली बीमारी है मैड काउ डिजीज। और प्रियोन की खोज जो है वो एक प्रुशनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रियोन्स की क्या की थी, खोज की थी, प्रियोन्स की खोज की थी। तो प्रियोन्स के कारण होने वाला रोग है मैड काउ डिजीज। और राइट आंसर की बात करें तो वो आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन। कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। वाई विरियन की बात होगी, प्रियोन की बात होगी। बैक्टीरिया आप लोग जानते ही हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर के बनी होती है। और इसके अलावा यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइक प्रोसेस के माध्यम से जनन की क्रियाविधि कंप्लीट करता है, और ये क्या कहलाता है, आपका बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, चलो वे राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द निमाटोड विच एक्ट एज ए वेक्टर ऑफ प्लांट वायरसेज, है ना। उन निमाटोड का चयन करें, सूत्रकर्मिया का चयन करें जो पौधों के विषाणुओं के वाहक के रूप में काम करते हैं। देखो भाई बताओ फटाफट से। ये कहता है जाइफेनिमा इंडेक्स है, 2 नंबर कहता है लॉन्जिडोरस है, 3 नंबर आपके पास ट्राइकोडोरस है, डी नंबर ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। बताओ फटाफट से, बताओ। बताओ फटाफट से क्या राइट आंसर होगा। देखो भाई कल हम लोगों ने जाइफेनिमा के बारे में बता दिया था,
लॉन्जिडोरस और ट्राइकोडोरस ये दोनों निमेटोड भी वायरस का प्रसारण करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे ये वाले निमेटोड, जाइफेनिमा इंडेक्स है, लॉन्जिडोरस है, ट्राइकोडोरस है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वायरस के ट्रांसमिशन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर जो रहेगा वो डी नंबर ऑप्शन रहेगा। राइट आंसर रहेगा वो डी नंबर ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है, what disease of potato especially confined to the Darjeeling hills is caused by the pathogen, जिसको दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ऐसी बीमारी कौन से कॉजल एजेंट के कारण होती है, कौन से रोग कारक के कारण होती है। ए नंबर कहता है सिंचिट्रियम इंडोबाइटिकम के कारण होती है, बी नंबर कहता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण होती है, सी नंबर कहता है स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई के कारण होती है, डी नंबर कहता है प्लाज्मोफोरा विटिकुला के कारण होती है। बताओ भाई, आलू के अंदर होने वाली जो वाट बीमारी है वो आपका कौन से रोग कारक के कारण होता है, बताओ फटाफट से। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बता देंगे सब लोग। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। पोटैटो के अंदर होने वाला वार्ट बीमारी सिंचिट्रियम इंडोबैटिकम के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिंचिट्रियम इंडोबाइटिकम के कारण होता है। और आलू का जो ट्यूबर होता है उसके ऊपर यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है, आउटग्रोथ फॉर्मेशन हो जाता है। ये लक्षण आपको इसके अंदर सिंचिट्रियम इंडोबाइटिकम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, क्लब रूट ऑफ कैबेज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लब रूट ऑफ कैबेज किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण होता है। स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई है, ये आपका डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ये आपका ग्रेप के अंदर डाउनी मिल्ड्यू, ग्रेप डाउनी मिल्ड्यू, ग्रेप्स के अंदर डाउनी मिल्ड्यू को जो है वो पैदा करता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ए नंबर ऑप्शन। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय, टुंग्रो डिजीज जो धान में होता है वो किसके कारण फैलता है? नेफोटेटिक्स वीरेसेंस के कारण, सोगाटेला फुर्सीफेरा के कारण, नीला पर्वता ल्यूजेंस के कारण, या थ्रिप्स टेबेसाई के कारण? किसके कारण फैलता है बताओ भाई। किसके कारण फैलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेफोटेटिक्स वीरेसेंस या नेफोटेटिक्स नाइग्रेपिक्टस भी बोल देते हैं, बताओ। नेफोटेटिक्स वीरेसेंस, नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिक्टस, ग्रीन लीफ होपर है। क्या है? ग्रीन लीफ होपर। इसको फैलाने का काम कौन करता है? ग्रीन लीफ होपर। सिसेडिलिडी फैमिली का मेंबर है, सकिंग नेचर का पेस्ट है, रस चूसने का काम करता है। राइट आंसर रहेगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नीला पर्वता ल्यूजेंस आप लोग जानते हैं, ये क्या है? ब्राउन प्लांट होपर है। ये क्या है भाई? आपका ब्राउन प्लांट होपर है। क्लियर? और नीला पर्वता ल्यूजेंस बता दिया आपको, बीपीएच है। और थ्रिप्स टेबेसाई तो आप लोग जानते हैं, थ्रिप्स है, थ्रिपिडी फैमिली है, और थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर। सोगाटेला फ्रूसीफेरा, सोगाटेला फ्रूसीफेरा व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर है। कौन सा है? व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर है, याद रहेगा, प्लांट होपर है। राइट आंसर डियर स्टूडेंट इसका रहेगा जो आपका ए नंबर ऑप्शन। आई होप आपको चारों क्लियर हो गए।
नेफोटेटिक्स वीरेसेंस ग्रीन लीफ हॉपर का वैज्ञानिक नाम है। सोगाटेला फुर्सीफेरा व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर का वैज्ञानिक नाम है। नीला पर्वता ल्यूजेंस ब्राउन प्लांट हॉपर का वैज्ञानिक नाम है। और थ्रिप्स टेबेसाई थ्रिप्स का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस का सफेद छल्ला व्हाइट ब्लिस्टर या छाला किसके कारण होता है? पीथियम डेब्रिनम के कारण होता है, या एल्बुगो कैंडिडा के कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई के कारण होता है, या प्लाज्मोपोरा विटिकुला? ये दोनों कोजल ऑर्गेनिज्म तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। बताओ भाई, आंसर बता दो फटाफट से। क्या बात है भाई, बताओ। देखो व्हाइट ब्लिस्टर्स सफेद छल्ले का बनना, ये आपका एल्बुगो कैंडिडा के कारण होता है। किसके कारण होता है? एल्बुगो कैंडिडा के कारण होता है। पहले छल्ला बनता है, फिर स्टैग हेड कंडीशन आती है। व्हाइट रस्ट ब्लिस्टर भी बोल देते हैं या व्हाइट ब्लिस्टर भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या है? छल्ला देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेग हेड कंडीशन आ जाती है। इन्फ्लोरेसेंस आपका क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ अपन इसके अंदर कह सकते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्टेराइल हो जाता है, बंदे हो जाता है। ठीक है, और पौधे के अंदर लीव्स वगैरह भी नहीं रहती और पौधा ऐसे मतलब मस्टर्ड का जो प्लांट है ऐसे मुड़सा जाता है। इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं एल्बुगो कैंडिडा के कारण। अर्ली कंडीशन ये होता है कि प्लांट के अंदर पत्ती के लोअर सरफेस के ऊपर क्या होता है? इस तरीके की रिंग बन जाती है ना। उसके कारण क्लोरोटिक पैचेज आपको ऊपर भी देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम रहता है इसका। और पीथियम डेब्रिनम के कारण, पीथियम डेब्रिनम तो क्या करता है? डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर डैंपिंग ऑफ ही कॉज करता है भाई। क्या कॉज करता है? डैंपिंग ऑफ ही कॉज करेगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई और प्लाज्मोपोरा विटिकुला, ये डाउनी मिल्ड्यू है। ये आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर जो रहेगा इसका वो है बी नंबर ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट, द पैथोजन ऑफ राइस ब्लास्ट और रोटन नेक, चावल के अंदर जो ब्लास्ट बीमारी होती है उसका रोग कारक कौन सा है? ये कहता है अस्टिलागो ट्रिटिसाई, या पायरिकुलेरिया ओराइजी, या अल्टरनेरिया अल्टरनाटा है, या इनमें से कोई नहीं है? बता दो फटाफट से, फटाफट से बता दीजिएगा। बताओ भाई। धान के अंदर, राइस के अंदर ब्लास्ट का कॉजल एजेंट क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे यहां आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा जहां आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो एग्जाम में इस राइस ब्लास्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। देखो भाई, देखो पैथोजन की अगर हम लोग बात करें, धान के अंदर ब्लास्ट या रोटन नेक, सड़ी गर्दन या लीफ ब्लास्ट भी अपन बोल देते हैं, ये आपका पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। कई बार पायरिकुलेरिया ओराइजी ऑप्शन में ना आकर के पायरिकुलेरिया ग्रेसिया ऑप्शन में होता है। पायरिकुलेरिया ग्रेसिया। और आपने रागी की क्रॉप पढ़ी होगी कभी, तो रागी के अंदर भी क्या होता है भाई? ब्लास्ट की समस्या होती है, वो पायरिकुलेरिया ग्रेसिया के कारण ही होती है। या तो पायरिकुलेरिया ओराइजी हो या ग्रेसिया हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई इसके अंदर जो परफेक्ट स्टेज आती है, जो सेक्सुअल स्टेज अपन बोल देते हैं परफेक्ट स्टेज, वो कौन सी है? वो है मैग्नोपोर्थी ओराइजी। मैग्नोपोर्थी ओराइजी जो है वो इसकी परफेक्ट स्टेज मानी जाती है। किसकी? राइस ब्लास्ट की। इसे रोटन नेक के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम और भी होता है भाई, इसे रिचमैन के नाम से भी जानते हैं, रिचमैन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। ये पायरिकुलेरिया ओराइजी जो होता है, ये पायरिकुलेरिया एंड अल्फा पिक्लोनिक एसिड, पिरिकुलेरिन और अल्फा पिक्लोनिक एसिड एंड अल्फा पिक्लोनिक एसिड छोड़ता है। ये क्या है भाई? टॉक्सिन है
जो वहां पर ब्लास्ट करने का काम करेंगे। ये बहुत दो टाइप के टॉक्सिन रिलीज करता है, एक तो पिरिकुलिन और एक अल्फा पिक्लोनिक एसिड करके। ये दोनों के दोनों आपके इस फंगस पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। आपको पता है स्पिंडल शेप के स्पॉट या लेजन या जख्म जो है वो लीव्स एरिया के ऊपर मोस्टली क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये लक्षण आपको जो है वो धान के अंदर ब्लास्ट बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सिलिका का एप्लीकेशन आप लोग इसके मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। और ये धान का जो ब्लास्ट है वो एयर डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है। कैसी है? रॉटन नेक जो है वो आपका एयरबॉर्न डिजीज है, वायु जनित बीमारी के माध्यम से इसका क्या होता है, प्रसारण होता है। चलो नेक्स्ट, याद रहेंगे सारे के सारे, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की है। राइट आंसर बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट, निमेटोड वायरस इंटरेक्शन। भाई निमेटोड का द्वारा वायरस का प्रसारण, इसको सबसे पहले इसके ऊपर वर्क किसने किया था ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है हैविट ने किया था, बी नंबर रस्की ने किया था, 3 नंबर गोहन ने किया था, डी नंबर कहता है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब ने काम किया था निमेटोड वायरस इंटरेक्शन पर। बताओ भाई। एक चीज और लिखना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को अभी याद आया। एक तो जया और एक पूसा बासमती 1885, ये दो रेजिस्टेंट वेराइटियां हैं भाई। एक तो जया वेराइटी और दूसरा पूसा बासमती 1885, ये रेजिस्टेंट वेराइटियां हैं धान के अंदर। इसके लिए बताओ इसका आंसर। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कल का अगर सेशन आप लोगों ने अटेंड किया हो तो तीनों के तीनों साइंटिस्ट ने निमेटोड वायरस इंटरेक्शन पे काम किया था। और ग्रेप्स के अंदर ग्रेपफैन लीफ डिजीज, ग्रेपफैन लीफ डिजीज जो वायरस के कारण होती है उसको ट्रांसमिट करने के बारे में इन्होंने बताया था। कहां से? यूएसए से। राइट आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड या प्लांट निमेटोड डिजीज द सीड गाल कोज्ड बाय एंग्विनिया ट्रिटिसाई इन 1743 एडी, है ना भाई। 1743 ईस्वी के अंदर ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने निमेटोड एंग्विनिया ट्रिटिसाई के बारे में बताया था भाई? ए नंबर ऑप्शन है बर्केले नाम के एक थे, बी नंबर ऑप्शन है कुहन नाम के एक थे, सी नंबर है निधम थे, डी नंबर है एनेकोब थे। किसने बताया था? इन चारों साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है निमेटोलॉजी के अंदर। हम लोग डिटेल तो नहीं बात करेंगे क्योंकि फिर तो हिस्ट्री ऑफ निमेटोलॉजी हो जाएगा आपका यहां पे, है ना, बट एक बार इसको डिस्कस करते हैं। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका रहेगा सर आपका निधम। निधम ने जो है वो आपका एंग्विनिया ट्रिटिसाई के बारे में बताया था, सीड गाल निमेटोड के बारे में बताया था, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर के अंदर यानी कि धनिये के अंदर, मसाले वाली जो फसल है कोरिएंड्रम स्टाइवम, इस उसके अंदर स्टेम गाल की समस्या किसके कारण होती है? ये कहता है प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के कारण होता है, और ये कहता है प्लाज्मोपारा विटिकोला के कारण होता है, और ये कहता है पेरेनोस्पोरा वीसी के कारण होता है, और ये कहता है इनमें से किसी के कारण भी नहीं होता। राजस्थान के अंदर प्री पीजी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2024 में कि स्टेम गाल किसकी बीमारी है, ऐसा ही पूछा गया था। तो आपको आंसर करना था स्टेम गाल डिजीज इज रिलेटेड टू कोरिएंडर, है ना। कोरिएंडर स्टेम के ऊपर गांठें बन जाती है, गॉल्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है भाई आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रोटियोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने आज काफी सारे एमसीक्यू डिस्कस किए, निमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, कुछ क्वेश्चन हमने एंटोमोलॉजी के भी डिस्कस किए।
आने वाले सेशंस के अंदर आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेशन भी मिल जाएंगे और कई सारे हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जबरदस्त एमसीक्यू का महासंग्राम होने वाला है आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जितने भी विद्यार्थी इस चैनल को वॉच कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए सेशन को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अंदर वैसे तो मैं आपको बता दूं, जस्ट अगर देख लेता हूं, फाइल मेरे पास है तो बता देता हूं मैं आपको। है नहीं अभी मेरे पास इसमें, नहीं तो कल तो थी हमारे पास, है नहीं अभी हमारे पास। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, कल वाले सेशन की फाइल है। जिन्होंने ये सेशन भी नहीं देखा वो इस सेशन को भी जाकर के देख सकते हैं। UPSSI AGTA लिखा है लेकिन प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चन सभी के लिए महत्वपूर्ण है ना। और ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, एग्री विद अंडरस्कोर ललित सर, इसको फॉलो कर सकते हो आप लोग अपडेट के लिए, एग्री इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। एग्रीकल्चर विद ललित सर पे आप लोगों को इनकी PDF मिलती रहेगी। और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। अपकमिंग सेशंस आपको मिलते रहेंगे। आपका जो भी वैल्यूएबल सजेशन लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और है ना। और इसके साथ साथ सेशन कैसा लगा आपको और ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज के सेशन को ओवर करेंगे। आशा करता हूँ सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के कंसेप्ट्स को क्लियर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।